गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम्स टू माय चैनल्स ग्लोरियस लीगल वेब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम हमारी वीडियो को अपडेट करते रहे। आपकी सब्सक्रिप्शंस मेरा मोटिवेशन का मैटर बनता है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। वह यह है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में कोई केस, कोई मैटर फाइल किए बिना डायरेक्टली हाई कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और इसका आंसर जानने के लिए हम लोग सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के सेक्शन 14, 15 और सेक्शन 3Q को देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक एस्टैब्लिशमेंट्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मैटर्स को, यानी रिक्रूटमेंट मैटर्स और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अन्य मैटर्स, दैट इज रिम्यूनरेशन, सुपरएनुएशंस, प्रमोशंस, डिमोशन, पनिशमेंट्स, व्हाटएवर माइट बी। तो ये सारे मैटर्स जो है, आप जो है मैटर से रिलेटेड कोई इशू अगर आपके पास है, कोई केस बनता है, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में ही जाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जब भी हमारे दिमाग में आता है, उसके पहले हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट के बारे में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट के सेटअप में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स भी है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है। यानी स्टेट एम्प्लॉयज़ जो है उनके मैटर को स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाएगा, अगर उस स्टेट में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ऑलरेडी गठन किया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 3Qs में इन रिलेशन टू पर्सन, अब ये पर्सन जो है ये काफ़ी वाइटल इंटरप्रिटेशन है कि पर्सन, व्हाट इज द पर्सन। अगर पर्सन हम कंपनीज एक्ट 1950 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देखेंगे तो पर्सन्स इंक्लूड सच एंड सच, आपको एक लंबा 6, 7, 8 लिस्ट, उसमें जो है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, HUF, ये सारा भी इंक्लूड है। तो पर्सन्स के अंदर वो सारा इंक्लूड है। अब यहाँ वो पर्सन्स में सिर्फ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग आएगा या वो सारा चीज़ भी आएगा, इसका डिस्कशन एक हम लोग अलग वीडियो में करेंगे। आज सिर्फ हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कंडीशंस टू सर्विस के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया अफेयर्स और स्टेट सर्विस अफेयर्स आएंगे। इनमें जैसे मैंने डिस्कस किया कि रिम्यूनरेशन, दैट इंक्लूडिंग द अलाउंसेस, पेंशंस, रिटायरमेंट एंड टेन्योर इंक्लूडिंग द कंफर्मेशंस एंड आपका इंक्वायरी, दीज आर इंक्लूड इन दिस मैटर्स। अब हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के संदर्भ में दो इम्पोर्टेंट जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट्स का, वो है एल चंद्र कुमार 1997 की जजमेंट और दूसरा है केंद्रीय विद्यालय संघ 2004 की जजमेंट्स। ये दोनों जजमेंट में क्लियरली मेंशन किया है कि ऐसे मैटर्स जो अभी हम लोग डिस्कस किए, इसको जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट के अंतर्गत सेटअप के अंदर, यदि आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में ही जाना होगा। अगर आप वहाँ नहीं जाके डायरेक्टली अगर आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं या कहीं और दूसरे जगह चले जाते हैं, तो यह जो है गलत होगा। अगर ऐसे कोई एप्लीकेशन हाई कोर्ट इंटाइटल करते हैं तो वो गलत करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज है। तो अगर ऐसे कोई हाई कोर्ट में आपको फाइल कर देते हैं और जजमेंट हो भी जाता है और वो केस अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो फिर आपके अगेंस्ट में ये जाएगा। तो फ्रेंड्स, सिंपली कहने का मतलब है कि ऐसे मैटर्स जो हमने अभी डिस्कस किया, रिक्रूटमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, वो डायरेक्टली ट्राइब्यूनल में जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दूसरा इशू, जैसे मान लीजिए कि आपके दो पत्नी हैं, दो पत्नी के बच्चे हैं, अब बच्चे के अधिकार को लेके कौन सर्विस पाने के लिए, अनुकंपा में सर्विस पाने के लिए
हकदार है, कौन नहीं है, तो हो सकता है कि इस विषय को जो है डायरेक्टली हाई कोर्ट में लाया जा सकता है। तो होप सो कि आप मैटर को समझे होंगे। अगेन आई रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।